चलिए हम लोग ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। सबको गुड इवनिंग। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग पहले बताइए कल का या कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। कुछ डाउट है? लास्ट क्लास का कोई डाउट है? नो सर। ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है कि बढ़े आगे? ठीक है, नहीं बोलना है तो बढ़ते हैं। चलिए ठीक है। तो हम लोग नियरली देख चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या क्या केसेस होता है, स्पेशल केसेस भी। ठीक है, और कुछ कुछ तो वो तो प्रैक्टिस से आएगा जब कुछ कुछ और क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो पहले तो जो जो कवर कर रहे हैं उसको ही कर लीजिए, फिर हम लोग आपका फिर और भी जो क्वेश्चन है उसको बाद में देखिएगा। उसमें किसी में भी डाउट होगा तो वो आप हमसे ठीक है कॉलेज में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए आप क्या करिए, 35 में एक बार आइए। इलस्ट्रेशन 35 मिसलिनियस इलस्ट्रेशन में है ये। 35 में आइए, इलस्ट्रेशन 35 में आ गए। यस सर। हाँ, देखिए इलस्ट्रेशन 35 में आपका क्या दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन को अगर आप पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है लास्ट में। देखिए क्वेश्चन का सबसे लास्ट पार्ट में क्या बोला गया है, बैलेंस शीट भी आपको बनाना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ओवरऑल आप अगर बैलेंस शीट वाला भी जैसे पहले हम लोग एक चीज देख चुके हैं ना, वर्क इन प्रोग्रेस को दिखाइए बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे। तो इसमें तो पूरा ही बैलेंस शीट का है। तो पूरा ही बैलेंस शीट में भी कौन सा मतलब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है और जो हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे उसके हिसाब से क्या बैलेंस आता है उसको हम लोग शो करेंगे। ठीक है, तो 35 को होमवर्क लिखिए, तो पहले खुद से ही ट्राई करिए, है ना। बैलेंस शीट इसको मेनली किस लिए कर रहे हैं हम लोग, बैलेंस शीट के लिए कि आप बैलेंस शीट, बाकी तो आपको तो बनाना सीख चुके हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट टोटल अगर करना है तो इसको आप कर लेंगे तो उससे क्या होगा, ओवरऑल आपको नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी। ठीक है, होमवर्क लिख लिए 35। यस सर। ठीक है, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और बाकी क्वेश्चन भी जब आप जो जो भी हम लोग क्लास में अभी डिस्कस कर चुके हैं अभी तक, बाकी क्वेश्चन कुछ भी रहता है तो उसको आप अपने तरफ से भी देख सकते हैं पहले, लेकिन ये सब कवर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है, इसके बाद वाला चैप्टर में जाइए, प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग। हेडिंग लिखिए कॉपी में। ठीक है, प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग। आ गए? यस सर आगे। ठीक है, चलिए देखिए अब समझिए। अभी हम लोग ना कॉस्टिंग कर लिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कर लिए, सिंगल कॉस्टिंग कर लिए। तो अब हमारे लिए चीजें आसान हो गई हैं क्योंकि बेसिक्स जो है वो हम लोग कर लिए हैं। कॉस्ट जानते हैं कैसे करना है हमको, और हम लोग समझने लग गए हैं कॉन्सेप्ट, है ना। तो अब नया जो चैप्टर है ये आपका चैप्टर का क्या नाम है, प्रोसेस कॉस्टिंग, है ना, प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इसमें क्या होता है, सिंपल में इसका जैसे नाम आप देख पा रहे हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग लिखा हुआ है। ठीक है, आज हम कहीं और हैं इसीलिए वो कंप्यूटर वाला आपको शेयर नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, मोबाइल के थ्रू ही आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए क्या है, तो इसमें देखिए नाम से ही क्लियर है क्या चीज को मेनली हम रेफर कर रहे हैं यहाँ पे, प्रोसेस को। तो मतलब जिसमें क्या है, प्रोसेस के थ्रू पास होता है। तो एक एक स्टेज से जैसे दूसरे स्टेज में भी जाता है सामान, या जो चीज का भी हम काम कर रहे हैं तब वो जाके कंप्लीट होता है। ठीक है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग इसका नाम भी दिया गया है क्या, क्योंकि प्रोसेस वाइज यहाँ पे काम होता है। ठीक है, एक से ज्यादा प्रोसेस लगता है। तो एक जगह प्रोसेस हुआ फिर दूसरा जगह या दूसरा तरीके से उसको प्रोसेस किया जाएगा, मतलब उस पर काम किया जाएगा। इसका दूसरा नाम है, आप कॉपी में भी लिख लीजिए तो टॉप मार्जिन में, प्रोसेस कॉस्टिंग इक्वल टू कंटिन्यूअस कॉस्टिंग।
कंटिन्यूअस कॉस्टिंग, कंटिन्यूअस कॉस्टिंग इक्वल टू एक और नाम है, क्या नाम है, एवरेज कॉस्टिंग। लिख लिए? लिख लिए? Yes, sir. हाँ, तो प्रोसेस कॉस्टिंग तो क्यों नाम है हम लोग समझ लिए, क्योंकि यहाँ पे काम कैसे होता है, प्रोसेस वाइज काम होता है, इसीलिए एक नाम है क्या, प्रोसेस कॉस्टिंग। दूसरा नाम कंटिन्यूअस कॉस्टिंग क्यों है, तो उसके बारे में भी देखिए बुक में ही बताया हुआ है, क्योंकि इसमें क्या होता है, लगातार काम चलता है गुड्स का। ठीक है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है ना, या पेपर इंडस्ट्री है जहाँ पे प्रोसेस में चलता है, या जहाँ तेल बन रहा है, ऑयल इंडस्ट्री है, तो वहाँ क्या होता है, लगातार काम चलता ही रहता है। तो कंटिन्यूअस बेसिस पे क्योंकि काम हो रहा है, तो दूसरा नाम क्या है इसका, कंटिन्यूअस कॉस्टिंग भी नाम है। और तीसरा नाम क्या बताए, एवरेज कॉस्टिंग। ठीक है, तो एवरेज कॉस्टिंग क्यों बोलते हैं, मेनली क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट हम लोग जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, जितना भी हमारा खर्चा आ रहा है, ठीक है, उस प्रोसेस में उसको डिवाइड कर देते हैं जितना भी मेरा यूनिट्स है। तो जितना भी खर्च आया उस प्रोसेस में, एक पर्टिकुलर कोई प्रोसेस में है हम, जैसे फर्स्ट ही प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसमें कितना खर्चा आया डिवाइडेड बाय कितना यूनिट्स है, ठीक है, जो उस प्रोसेस में प्रोड्यूस हुआ तो उससे डिवाइड कर देंगे, तो इसलिए इसका नाम एक और क्या है, एवरेज कॉस्टिंग। ठीक है, तो ये तीन नाम इसमें जैसे बताए गए हैं। फिर फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स तो अभी हम लोग देखते ही आ रहे हैं कि कंटिन्यूअस वे में प्रोडक्शन होता है, दो या दो से ज्यादा प्रोसेस लगता है, मतलब सिर्फ एक ही बार कुछ काम करेंगे तो उससे नहीं चलेगा, दूसरा बार भी उसका काम होता है उस पर। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल्स आपका लिखा हुआ है कौन कौन से इंडस्ट्री में ये आता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो ऑटोमोबाइल में भी आप देखते हैं ना कि अलग अलग पार्ट्स रहता है कार का, जैसे इंजन हो गया, आपका दरवाजा हो गया, तो बॉडी हो गया, फिर अंदर का सीट हो गया, और उसी तरह अंदर में कितना सारा पुर्जा लगता है, फिर टायर है, ये है, तो क्या है, अलग अलग प्रोसेस के थ्रू काम हो रहा है। सीमेंट इंडस्ट्री में भी है ना कि अलग अलग, जैसे पढ़े हम लोग ना 9-10 में, कौन कौन सा उसमें रॉ मटेरियल लगता है, फिर उसमें पहला काम हुआ, दूसरा चरण में काम हुआ, तीसरा चरण में, इस तरह से। शुगर इंडस्ट्री का देखिए, प्लास्टिक इंडस्ट्री लिखा हुआ देखिए बुक में, ये आयरन स्टील इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, पेंट्स। ठीक है, तो ये सब है। फिर और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, तो हर प्रोसेस क्या होता है, अलग अलग होता है, एक ही जैसा तो होता नहीं, इसलिए तो अलग प्रोसेस में उसको डालते हैं, मतलब उस पर फिर से काम होता है एक दूसरे तरीके से। अब टाइप्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड लिखा हुआ है, सीक्वेंशियल प्रोसेस कॉस्ट, एक के बाद एक हो रहा है, पैरेलल एक साथ चल रहा है, सेलेक्टिव प्रोसेस, ठीक है, कि जो अलग प्रोसेस है, ठीक है, वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, सूटेबल कहाँ है, ये तो लिखा हुआ है जहाँ पे प्रोडक्शन कंटिन्यूअस होता है और लार्ज स्केल में काम होता है, जहाँ एक ही तरह का प्रोडक्ट, होमोजेनस या आइडेंटिकल प्रोडक्ट होता है, उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है, जहाँ पे गुड्स पास होता है दो या दो से ज्यादा प्रोसेस, ये तो अभी हम लोग देखे ही। फिर आउटपुट एक प्रोसेस का, जो मतलब इस प्रोसेस में हम किए उसका, इस प्रोसेस का जो आउटपुट है वो अगले प्रोसेस के लिए क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। और जहाँ प्रोडक्शन फंक्शन और प्रोडक्ट्स क्या होता है, स्टैंडर्डाइज होता है, एक जैसा, जिसका तय होता है पैमाना ना, कि इस तरह से इस पे काम होगा। ठीक है, तो अलग अलग देखिए फिर है, डिफरेंस बताया गया है जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग में। तो जॉब कॉस्टिंग या हम लोग देखे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का, जो थोड़ा सा हम लोग उसमें देख रहे थे कि क्या होता है, वो छोटा रूप होता है, ठीक है, और उसमें क्या होता है, जॉब कॉस्टिंग में तो किसी भी तरह का काम आपको है, वो काम जैसे कंप्लीट करना है, तो वो एक जैसा तो होता नहीं है, जबकि प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है, एक ही जैसा काम तो हम लोग करते हैं, है ना, कि जैसे सीमेंट वाले इंडस्ट्री में है तो हम सीमेंट ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग में और जॉब कॉस्टिंग में इस तरह का अंतर हो गया, बाकी आप लोग रीड करिएगा, है ना। एडवांटेजेस फिर दिया गया है, क्या है एडवांटेज, कि अलग अलग प्रोसेस में आप काम कर रहे हैं तो क्या होता है, उससे कंट्रोल भी अच्छा बनता है ना, कि इस प्रोसेस में कहाँ गड़बड़ हुआ है, इसको संभालना है हमको, या हम क्योंकि प्रोसेस में काम कर रहे हैं तो एक प्रोसेस में उतना टाइम तो नहीं लगेगा, तो उस प्रोसेस को हम ज्यादा बारीकी से देख सकते हैं। ठीक है, और फिर क्या है कि शॉर्ट इंटरवल्स है, जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, कंप्यूटेशन होता है कॉस्ट का, किसका, प्रोसेसेस का, और फिनिश का प्रोडक्ट का भी। ठीक है, कि फिनिश प्रोडक्ट का तो वो तो लास्ट में पता चलेगा, सारा प्रोसेस से कंप्लीट हो जाता है तब फिनिश प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अभी एग्जांपल्स जब देखेंगे, इलस्ट्रेशन देखेंगे तो बेटर समझेंगे, अभी बस हम लोग बेसिक्स थोड़ा बस डिस्कस कर रहे हैं। डिसएडवांटेज भी है, ठीक है, कि लिखा हुआ है क्योंकि
आपको टोटल कॉस्ट तो सारा प्रोसेस में जब जाने के बाद ही पता चलता है, तो इसीलिए उतना कंट्रोल आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और है डिफिकल्ट है आपको कि टोटल कॉस्ट को आप बांट सके। अगर एक प्रोडक्ट में आप प्रोड्यूस जो कर रहे हैं उसमें अगर ज्वाइंट प्रोडक्ट भी आ रहा है और बाई प्रोडक्ट भी इस तरह का कुछ है जो आगे आप देखेंगे हम लोग, ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट। ठीक है, फिर एक प्रोसेस का ट्रांसफर होता है दूसरे में, तो वो किस वैल्यू पे हम ले, मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू के भी देखने के लिए है ना, तो उसमें कहाँ कहाँ ये थोड़ा हमको डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो ये सब आप रीड करिएगा, किसी पॉइंट में बाद में दिक्कत होगा तो आप हमसे जरूर पूछ लीजिएगा कॉलेज में, या ऐसे भी जब हम बोलते हैं डाउट है अगर कोई तो वहां पे। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट्स है, क्या है इसका उद्देश्य, क्या है प्रोसेस कॉस्टिंग का, कि हम सारे कॉस्ट का जो मतलब जितने भी प्रोसेस है सबका कॉस्ट जान सके। अगर बाय प्रोडक्ट भी मेरा निकल रहा है तो उसका कॉस्ट जान सके, अगर कुछ वेस्ट हो रहा है तो वो जान सके हम कितना वेस्ट हो रहा है मेरा, जितना हम सोचे थे उससे ज्यादा तो नहीं, या कैसा हो रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं फिर हम। फिर प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा हर प्रोसेस में, और वैल्यूएशन क्या है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का। फिर एक नेक्स्ट टॉपिक लिखा हुआ है बुक में, क्या एलिमेंट्स ऑफ प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग। तो एलिमेंट्स तो हम लोग क्या होगा जो लगता है उसमें चीज हमारा मटेरियल, लेबर, जो खर्चा, इनडायरेक्ट खर्चा, ये सब। ठीक है, फिर सिद्धांत बताया गया है या प्रोसेस कैसे इसमें काम होता है, तो ये तो आप रीड कर लीजिएगा। ऐसे अभी हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आप अभी देखेंगे ही किस तरह से कुछ कुछ काम होता है। ठीक है, फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोसेस अकाउंट लिखा हुआ है, तो वो अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग केसेस है, कि जैसे सिंपल प्रोसेस अकाउंट बनता है, और फिर लॉस हुआ अगर वेट में, जो अभी हम लोग देखेंगे कुछ कुछ केसेस अभी। ठीक है, तो चलिए सब अब आइए प्रैक्टिकल पार्ट अब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सिंपल प्रोसेस अकाउंट जो लिखा हुआ है, ये तो फॉर्मेट दिख रहा है सबको, प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट। Yes, sir. Yes, sir. इसको टिक करिए, इंपॉर्टेंट है ना, कि अगर प्रोसेस का थ्योरी आप करते हैं तो हम प्रैक्टिकल के रूप में कम से कम फॉर्मेट बना दे उसमें, थ्योरी क्वेश्चन में भी फॉर्मेट बना देंगे। अगर उस क्वेश्चन का ये है तो अच्छा है ना, अच्छा उसमें प्रेजेंटेशन हो जाएगा। लिख लिया इंपॉर्टेंट। Yes, sir. Yes, sir. देखिए Yes. इसमें एक चीज, हाँ वेरी गुड, ऐसे ही रेस्पॉन्ड भी करिए, वेरी गुड। चलिए देखिए, प्रोसेस अकाउंट लिखा हुआ है लेकिन अकाउंट है और डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे ना डेबिट और क्रेडिट। लेफ्ट साइड में लिखिए डेबिट, Yes, sir. हाँ वेरी गुड, और राइट साइड में लिखिए क्रेडिट। इसमें छूट गया है, अकाउंट है तो डेबिट क्रेडिट होगा। ठीक है, और देखिए अकाउंट है इसलिए तो टू टू बाय 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 भी फिर लिखा हुआ है दोनों जगह, है ना, डेबिट और क्रेडिट में। तो डेबिट में देखिए टू क्या है, प्रीवियस प्रोसेस है ना, मतलब प्रीसीडिंग प्रोसेस, तो अगर पिछले प्रोसेस का कुछ है तो यहाँ आ जाएगा। और इसके अलावा इस प्रोसेस का क्या क्या लगा, अगर इस प्रोसेस का मटेरियल लगा है तो मटेरियल आ जाएगा। ठीक है, और इस प्रोसेस में अगर लेबर लगा है तो वो आ जाएगा। मतलब एक तो पहले प्रोसेस का कुछ है तो वो टू प्रीसीडिंग प्रोसेस करके है डेबिट साइड में, और इस प्रोसेस का क्या क्या लगा है तो टू मटेरियल है, टू लेबर है, टू खर्चे, जो भी खर्चे वो सब आ गए। और राइट साइड में हम लोग जानते हैं कोई भी चीज जो इससे हमको हटाना होता है मेनली, जैसे लॉस हो गया वेट में तो वो यहाँ पे उसको हटाते हैं हम लोग, नॉर्मल लॉस को हटाए, अब नॉर्मल लॉस को हटाए। ठीक है, अभी पढ़ेंगे फिर इसको, केस भी कुछ कुछ आएगा वो देखेंगे। सेल, अगर कुछ हम सेल कर दिए स्क्रैप है तो उससे भी पैसा रियलाइज हुआ तो आपका कॉस्ट कम हो जाएगा। ठीक है, और जो भी इसका लास्ट में आउटपुट होता है वो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, और अगर प्रॉफिट कुछ हुआ है बेचने से तो वो तो हमारा डेबिट साइड में बैलेंस करने के लिए, जैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में भी लिखते थे उस तरह से बस इसमें भी लिख देंगे। ठीक है, चलिए तो मेन अब बनाएंगे ना तब समझ में आएगा। तो इसको कॉलम देखिए, एक यूनिट वाला भी है और एक अमाउंट वाला भी है। ठीक है, तो यूनिट भी है और अमाउंट भी है। तो यूनिट जब भी मटेरियल से रिलेटेड कुछ होगा ना तो वहां हम लोग यूनिट्स मेंशन कर देते हैं, उसी कॉलम में होगा। तो अभी देखेंगे बनाएंगे तो चलिए आइए, तो इलस्ट्रेशन 1 में सब चल रहे हैं ना साथ में, इलस्ट्रेशन 1 देख रहे हैं सब। Yes, sir. Yes, sir. हाँ देखिए इलस्ट्रेशन 1, आप देखिए क्लियर होने लगेगा, है ना। एक एक प्रोडक्ट, ठीक है, एक फैक्ट्री में पास होता है, कितना प्रोसेस लिखा हुआ है, कितने प्रोसेस से, कितने प्रोसेस से, Three process. 3 प्रोसेस, Three. वेरी गुड। मतलब 3 प्रोसेस, प्रोसेस 1, 2 और 3, 3 प्रोसेस लगेगा इसमें। लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन आपका दिया है हर प्रोसेस का कॉस्ट के हिसाब से, और मंथ का बताया हुआ है किस मंथ का है ये, 31 मार्च 2014 का, मतलब एक मंथ के लिए आपको बता दिया गया है। ठीक है, अब देखिए
इसमें पहला प्रोसेस, इसमें भी डेबिट क्रेडिट लास्ट में नहीं लिखे, हम लोग लिख देंगे डेबिट क्रेडिट, हाँ, जो आंसर है। अच्छा, क्या क्वेश्चन में क्या है? मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और नंबर ऑफ कमोडिटीज प्रोड्यूस, कितना बनाए हम लोग कमोडिटी, बताइए कितना प्रोडक्ट बना है इसमें? 1000 यूनिट्स, है ना। और लिखा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री का है वो कितना है? 7000 है। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंस को कैसे बांटना है। तो हम लोग पहले में पढ़े हुए हैं ये चीज, सिंगल कॉस्टिंग और उससे पहले भी रूल्स में, कि अगर नहीं दिया होता है तो फैक्ट्री कॉस्ट को किस रेशियो में बांटते हैं हम लोग? बोलिए। अगर कुछ नहीं दिया है तो फैक्ट्री कॉस्ट जो भी आएगा, जो भी खर्च आएगा फैक्ट्री का, फैक्ट्री वाला एक्सपेंसेस, वो किस रेशियो में जाएगा? ओवरहेड पढ़े थे ना हम लोग, कौन सा? डायरेक्ट वेजेस रेशियो पढ़े थे ना। यस सर। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस रेशियो में, तो उसमें हम लोग बांट देते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो पहला प्रोसेस 1, आउटपुट कितना है? 1000 यूनिट्स, इसी तरह लिखेंगे। इसमें लेकिन एक चीज किया हुआ है कि यूनिट्स नहीं लिखा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, यूनिट्स भी अगर लिख दे तो बेटर रहेगा, क्योंकि यूनिट है ना 1000, लेकिन लास्ट में ना नोट दिया हुआ है, यूनिट इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि क्या है, लिखा हुआ है यूनिट कॉलम नहीं बनाया गया है, क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट्स तीनों प्रोसेस में सेम ही है। लेकिन हम लोग फिर भी क्या करेंगे, बेटर है कि हम लोग जो फॉर्मेट है उसके थ्रू जाएंगे। तो आप लोग एक एक कॉलम ऐड करिए, तो यूनिट्स वाला कर लिए। अमाउंट से पहले एक जैसे फॉर्मेट में भी किए थे, यूनिट्स यूनिट्स वाला आता है ना अमाउंट से पहले, लिख लिए। यस यस सर। जो रुपी लिया हुआ है उससे जस्ट Yes, पहले sir. यूनिट्स बना देंगे। और 2 मटेरियल्स, मटेरियल्स के सामने ही लिखेंगे यूनिट्स में, कितना? 1000 लिखिए, 1000 मटेरियल्स के सामने लिख लिए। Yes, sir. यस सर। अब देखिए, मटेरियल हो गया 1000, क्योंकि 1000 ही हम यहाँ पे यूनिट्स में प्रोड्यूस कर रहे हैं इसका, है ना। तो मटेरियल में लिख लिए 1000, और फिर क्या किए हम लोग, अमाउंट कितना लिखे? 14000। ठीक है, और प्रोड्यूस भी लिखा ही हुआ हमारा, नंबर ऑफ कमोडिटीज प्रोड्यूस, तो 1000। ठीक है, तो ये बस अजम्पशन ले ले रहे हैं कि 1000 ही हम उससे मटेरियल का हम डाले तो 1000। वैसे भी यूनिट्स का हमको अभी के लिए मेन तो आंसर अमाउंट का वाला देखना है अभी के लिए। ठीक है, तो लेबर भी लिख लिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग जानते हैं ना, खर्चे कहाँ लिखते हैं हम लोग, डेबिट साइड में कि क्रेडिट साइड में? Debit side में. है ना, जैसे उसमें कर रहे थे, तो डेबिट साइड में देखिए मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख दिए। और इनडायरेक्ट खर्चा जो है कितना? 7000। 7000 को किस रेशियो में बांट देना है हमको? डायरेक्ट वेजेस रेशियो में। डायरेक्ट वेजेस वाला देखिए, लेबर का मतलब 8:4:2 है, तो इसको इसको इस रेशियो में बांट सकते हैं, इसको काटेंगे तो 4:2:1 आ गया। क्लियर है सबको? यस सर। सबको क्लियर है? Yes, sir. हाँ, बोलिए बोलिए। ठीक है, तो इसमें बांट दिए, तो अब देखिए लेफ्ट साइड का टोटल कितना आ गया? 30,000। क्लियर है सबको? यस सर। 30,000 लेफ्ट साइड का टोटल आ गया। राइट साइड में मेरा कुछ नहीं है, तो जो बैलेंसिंग फिगर आ गया वही 30,000। बैलेंसिंग फिगर लिख लीजिए, B/F, और 30,000 लिख लीजिए। और वो क्या हो गया? बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस टू अकाउंट, तो प्रोसेस टू अकाउंट में अब हम भेज रहे हैं। ठीक है, कितना कितना भेज रहे हैं? वही 1000 यूनिट्स में, फिर से लिखिए 1000 यूनिट्स के अंदर लिख लीजिए 1000। लिख लिए? लिख लिए सब? यस बाकी लोग बोल नहीं रहे, बोलिए बाकी लोग भी। Yes, sir. हाँ, अब देखिए, यस सर। हाँ, तो 30,000 हो गया कॉस्ट मेरा, और 1000 यूनिट है, तो एक का कितना आ गया? 30 रुपया। अब समझ में आया 30 पर यूनिट क्यों लिखा है? क्लियर है सबको? Yes, sir. अब आप क्या करिए, इधर भी प्रोसेस 2 में भी देखिए, 2 ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस 1 लिखा हुआ है ना।
है ना? वहां पे लिख लीजिए 1000, लिख लिए यूनिट्स वाले में। Yes, sir. हाँ, यूनिट्स में लिख लीजिए 1000 हो गया। और राइट साइड में कितना लिखिएगा? 30,000। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है ना? Yes, हाँ sir. बोलिए। Sir. अरे बोलना है, बैठने थोड़ी आए हैं, बोलना है। ठीक है, चलिए। फिर मटेरियल में हम लोग लिख दिए 7000, जो हम लोग का देखिए प्रोसेस 2 में ऊपर में देखिए आप, जब क्वेश्चन में मटेरियल 7000, 4000, 2000। क्लियर हो गया? मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, बस यही किए। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को बांटे और फिर बाकी पूरा बैलेंसिंग फिगर 45,000। फिर वो 45,000 नीचे भी आ गया। ठीक है, ट्रांसफर होके प्रोसेस 2 से वहां से ट्रांसफर किए 3 में, तो यहाँ 2 ये आ गया, इनपुट बन गया इसका। और फिर बाकी खर्चा फिर से लिख दिए और लास्ट में देखिए इसमें 55,000 आया और वही बैलेंसिंग फिगर आ गया। और सबको 1,000 ही मेरा आउटपुट है, तो 1,000 से ही हम क्या किए? डिवाइड कर दिए। और नोट दे दिए हैं हम। नोट में पहला नोट हम लोग नहीं इनका यूज किया, हम लोग बस सेकेंड नोट लिख सकते हैं कि फैक्ट्री एक्सपेंस को बांटा गया है वेजेस रेशियो में या लेबर रेशियो में। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? बोलिए सब एक बार देखिए तो। चलिए 30 सेकंड से आपके पास, एक बार आप देखिए, मिलाइए, कि कहीं पे डाउट है तो पूछिए हमसे अभी। बच गया। अच्छा, आप बैठिए बैठिए। अच्छा, ठीक ठीक। हाँ, क्लियर है सबको? बढ़े आगे? Yes, sir. बढ़ा जाए. Yes, sir. हाँ, 2 सेम है। 2 को होमवर्क लिखिए तो। तो आप 3 में देख रहे होंगे, थर्ड प्रोसेस में तो फिनिश गुड्स ही आ गया। जैसे मान लेते हैं चीनी ही बन रहा है, तो पहला प्रोसेस में इतना आया, सेकंड प्रोसेस में ये आया, मतलब इसका आउटपुट उसका इनपुट बन गया। प्रोसेस 1 का आउटपुट प्रोसेस 2 का इनपुट, प्रोसेस 2 का आउटपुट प्रोसेस 3 का इनपुट। और 3 प्रोसेस में ही मेरा काम कंप्लीट हो गया, तो वो क्या बन गया? फिनिश गुड बन गया। इसलिए वो कहाँ ट्रांसफर हो गया? स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में। मतलब सिंपल में वो फिनिश गुड्स मेरा तैयार हो गया है। 2 सेम है, 2 को होमवर्क लिख लीजिएगा। ठीक है, 3 में देखिए थोड़ा सा है, उसको बता दे रहे हैं। 3 में आप क्वेश्चन में ही देखिए, सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट लिखा हुआ है, छठा नंबर पे देखिए लिखा हुआ है ना, सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट प्रोसेस 2 में 1000 दिखा सबको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो सेल अगर आप करेंगे तो बताइए आपका कॉस्ट घटेगा ना, तो राइट साइड लिखेंगे ना इसको हम लोग, बाय सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट। देखिए प्रोसेस 2 में लिखा हुआ है ना, राइट साइड में टिक कर लीजिए तो उसको। ऊपर में क्वेश्चन में भी टिक करिए, ताकि आप रिवीजन जब करिएगा एग्जाम के समय तो जल्दी रिवीजन हो जाएगा, कि यहाँ पे अगर सेल करते तो इस तरह आ जाता। क्लियर है सबको? प्रोसेस 2 में भी टिक कर लीजिए, देखिए राइट साइड में है ना, बाय सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट। क्लियर है? Yes, sir. और उसी के नीचे क्वेश्चन में ही देखिए, सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट के नीचे क्या? रेसिड्यू सोल्ड। तो फिर से आप बेचे हैं, तो फिर से आपका देखिए प्रोसेस 3 में बेचे हैं, तो क्या हुआ? कॉस्ट कम हुआ, मतलब राइट साइड में फिर से लिख दिए। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. Sir, एक बार फिर से. हाँ, देखिए बाई प्रोडक्ट में आप बेचे तो उससे भी पैसा रियलाइज हुआ, कितना? वो पैसा ही का तो सब फिगर लिखा है 1000। तो प्रोसेस 2 में आप प्रोसेस 2 का ये बाई प्रोडक्ट है, तो प्रोसेस 2 का बाई प्रोडक्ट है, तो इसीलिए एक। हाँ, ठीक है। तो देखिए विवेक, सेल और बाई प्रोडक्ट आ गया। क्लियर हो गया? अब आपको बेचे हैं तो वहां से क्या होगा? लेस होगा ना उसका कॉस्ट से। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ठीक है, चलिए। और उसी तरह रेसिड्यू सोल्ड भी है। ठीक है, क्लियर है? Yes, प्रोसेस sir. 3 में मतलब जो भी कुछ बचा आपके पास उसको आप बेचे हैं। हाँ, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा काम हो रहा है, 1 मिनट के लिए आप फोर्स खुद से पढ़िए तो। ठीक है, फोर्स देख रहे हैं आप लोग? बताइए, फोर्स समझ में आ रहा है? बोलिए, रेशियो समझ में आया पी क्यू और आर का? क्लियर है? क्लियर है विवेक?
यस सर। बाकी लोग बताइए, पी क्यू आर का रेशियो से समझ में आया कैसे बांटना है? 2600 कैसे कैसे बटा है, क्लियर हुआ? देखिए पी है इसमें वर्किंग नोट में, देखिए नेक्स्ट पेज में वर्किंग नोट में देखिए अच्छा एक बार क्वेश्चन ही देखिए पहले क्या बताया गया है। पी है 1.5 टाइम्स है प्रोसेस क्यू का और आर है हाफ है प्रोसेस पी का, तो इसमें बस क्यू ही बस खाली है, तो क्यू को हम लोग क्या मान लेंगे, उसको 1 मान लेंगे। क्लियर है सबको? और P है इसका 1.5 क्योंकि 1.5 गुना लिखा हुआ है ना Q का। और R कितना है, R का बताया गया है कि ये कितना है, क्या लिखा हुआ है R के लिए, हाफ ऑफ प्रोसेस P है। ठीक है, हाफ ऑफ प्रोसेस P, तो हाफ तो 1.5 है P, तो इसका हाफ कितना हो गया 0.75। क्लियर है सबको? बोलिए। यस सर। यस सर। ठीक है, अब यही आपका रेशियो, इसको ही यूज करिए, या इसको अच्छा बनाना चाहते हैं तो देखिए क्वेश्चन में पहले क्या किया, इसको डबल से इंटू किया 2 से, तीनों को, क्योंकि एक ही चीज को तो नहीं इंटू कर सकते हैं, लेकिन 2 से भी देखा गया कि आर में क्या हो रहा है 1.5 आ रहा है, तो अभी भी पॉइंट में है, तो फिर से उसको इंटू 2 कर दिए, तो उससे क्या हो गया, सब पॉइंट हट गया, तो 6, 4 और 3 आ गया। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, तो इस रेशियो में बस बांटना है, तो मेनली इस क्वेश्चन में क्या था, बस रेशियो निकालना था जिससे हम क्या कर सके 2600 को बांट सके, बाकी तो सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। लॉस इन वेट और सेल ऑफ स्क्रैप लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपका काम करते समय मतलब प्रोसेस में अगर वेट लॉस का केस आ जाता है, वेट लॉस मतलब क्या हुआ, जितना आप उसमें रॉ मटेरियल डाले उसका, जैसे क्वेश्चन में ही देखिए, इलस्ट्रेशन 5 में ही देख सकते हैं आप, डायरेक्ट आंसर में ही देखिए, आंसर में देखिए, फिर आप इसको जैसे होमवर्क में करिएगा तो आप समझ जाइएगा। हम इसको मेन जो पार्ट है वो हम गाइड कर दे। देखिए 1000 आप टन डाले हैं मटेरियल, यूनिट है इसमें टन्स में, तो ऊपर में टन्स ही लिख दिए ये लोग। ठीक है, तो यूनिट्स इन टन्स लिख सकते हैं आप ऊपर में बेटर करने के लिए, क्योंकि यूनिट्स हम लोग लिखते हैं ना, तो यूनिट्स इन टन्स। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। अब नहीं तो ये भी लिखेंगे तो ठीक है। अब 1000 टन आप डालें और ऊपर में क्वेश्चन में देखिए क्या बताया गया है कि आपका 5% दोनों प्रोसेस में, क्वेश्चन में ऊपर में जो लिखा हुआ है ईच प्रोसेस में क्या हो रहा है, 5% जो टोटल वेट आप उसके अंदर पुट कर रहे हैं, उसके अंदर आप जो इनपुट दिए उसमें क्या हो रहा है, लॉस हो जा रहा है 5% का। ठीक है, तो 5%, तो 1000 का 5% कितना होता है 50। क्लियर सबको? बोलिए। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, देखिए अभी हम लोग सिंपल कर रहे हैं ये सब, अब तो प्रोसेस आ गया ना, अब हम लोग जो सिंगल कॉस्टिंग कर लिए और फिर कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, तो अब आपको ये सब वैसा नहीं लगेगा, अब लगेगा कि बस क्या है कि एक प्रोसेस है, बस दूसरा प्रोसेस कॉस्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 1000 का 5% कितना हो गया 50। अब 50 देखिए लिखा हुआ इसीलिए बाय लॉस इन वेट, और वही सेम चीज क्योंकि एन के लिए भी लिखा हुआ है कि 5% लॉस हो जाएगा, तो उसमें भी उसी तरह का अप्लाई करेंगे। ठीक है, और सेल ऑफ स्क्रैप फिर लिखा हुआ है, और 10% क्या हो जाता है स्क्रैप, तो 1000 का 10% कितना होता है, आप 1000 ही पुट किए हैं तो उसका 10% स्क्रैप हो जाएगा, जिसमें स्क्रैप मतलब अब वो काम का नहीं रहेगा, है ना, वो जिस प्रोडक्ट के लिए आप उसको यूज कर रहे थे तो उसको आप बेचेंगे अब आप। ठीक है, रद्दी का भाव में बिक सकता है वो। तो 10% मतलब कितना हो गया, 1000 का 10% 100, और उसका दाम लिखा हुआ है कितना मिल रहा है आपको, 100 रुपया हर टन का मिलेगा। तो 100 टन आपका आ गया क्या, स्क्रैप हो गया, तो 100 टन इंटू 100, नहीं एक क्या लिखा है 150, कितना लिखा है, हाँ 100 लिखा है पहला प्रोसेस के लिए, दूसरा के लिए 150 लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या किए 100 इंटू 100 तो 10,000। क्लियर है सबको? यस सर। यस। और बैलेंसिंग फिगर फिर कितना, यूनिट कितना बचा, 1000 में 50 और 100 माइनस किए, मतलब 150 माइनस किए तो 850 बचा, तो वो बैलेंसिंग फिगर 850 आ गया। और उधर का टोटल है मेरा 1,45,000, उससे माइनस हुआ 10,000, तो 1,35,000 हमारा इधर आ गया, और एक यूनिट का आप निकालना चाहते हैं तो 1,35,000 डिवाइडेड बाई 850। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। और एन में देखिए इसका ये जो आउटपुट है अगले प्रोसेस का इनपुट बनेगा, तो 850 तो जो आया वही लिख दिए और 135 लिख दिए, और मटेरियल हम 150
रुपया पर टन के हिसाब से कितना मटेरियल डालें, 200 मटेरियल, ठीक है, तो मतलब 1050 हो गया, है ना, 200 और 850। अब 1050 का 5% क्या हो जाएगा, वही लॉस इन वेट, और 10% क्या हो जाएगा, स्क्रैप। ठीक है, तो सिंपल है फिर। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, और यूनिट, यस हाँ Yes, हाँ, वेरी गुड। और यूनिट्स बैलेंसिंग फिगर में आ गया। ठीक है, तो देखिए अब सिंपल ही अब आपका है, क्योंकि अब पहले जो है वो हम लोग बेसिक्स कर लिए ना, तो अब वैसा नहीं लगेगा आपको, लेकिन फिर भी इसको प्रैक्टिस करने से ही होता है। सिंपल करके नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है क्वेश्चन, इसलिए अलग अलग वैरायटी का भी देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, 6 को होमवर्क में लिखिए, इसमें ट्रांसफर करते हैं हम लोग वेयर हाउस में भी। ठीक है, तो वो वाला पार्ट है, तो इसको होमवर्क में आप कर सकते हैं। अब आप समझ गए, लॉस है, वेट है, स्क्रैप भी है, और इसमें वेयर हाउस में 20% ट्रांसफर किए हैं। ठीक है, तो जितना भी बच रहा है मेरा उसका 20% हम ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, चलिए, तो इसको होमवर्क में लिखिए 6 में, 6 को। ठीक है, 7 को भी आप देख सकते हैं, बाकी तो वही है। आगे बढ़िए, आगे में आइए, देखिए एक हेडिंग आएगा इलस्ट्रेशन किसके बाद, 8 के बाद, 8.1 के बाद, ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल वेस्टेज एंड एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। आ गए yes sir. सब? आ गए? यस सर। यस सर। हाँ। इसको ना आप इसको शॉर्ट नोट्स के लिए भी लिख लीजिए, तो इम्पोर्टेंट फॉर शॉर्ट नोट्स। ठीक है, थ्योरी में भी पूछा जा सकता है, नॉर्मल वेस्ट एबनॉर्मल। ठीक है, चल, और लिख दीजिए शॉर्ट नोट्स विथ अकाउंट्स। तो इसका जो अकाउंट भी बनता है, नॉर्मल वेस्टेज का, एबनॉर्मल वेस्टेज का, एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस का, है ना, तो अकाउंट भी बनाना है, लिख लीजिए फॉर्मेट, है ना, फॉर्मेट ऑफ अकाउंट्स ऑल्सो। ठीक है, चलिए देखिए नॉर्मल वेस्टेज, बताइए, हम लोग नॉर्मल वेस्टेज तो पहले भी किए। नॉर्मल वेस्टेज क्या होता है, हम लोग का जो एक्सपेक्टेड है इतना होगा। ठीक है, तो नॉर्मल वेस्ट तो हर बिजनेस में होता है, तो उसका अकाउंट सब करते ही, जैसे एग्जांपल दे रहे थे, हम लोग कर रहे थे ना कि एक जन मान लेते हैं कि 100 केजी का क्या किए, वो आलू खरीद के लेके जा रहे हैं, है ना, सॉरी चीनी वाला एग्जांपल दिए थे आपको। और फिर क्या होता है कि उन दुकान में जब वो फिर देखते हैं कि लास्ट में उनके पास मान लेते हैं बचा कितना, 99 केजी, तो 1 केजी उस तरह का बिजनेस का क्या है कि वो नॉर्मल लॉस है, वो इधर उधर गिर जाता है या चीटी के जरिए कैसे भी, उतना वेस्ट होना स्वाभाविक है बिजनेस में, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल वेस्ट, है ना, नॉर्मल वेस्टेज। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अपने हम लोग इसको अपना जो कॉस्ट पर यूनिट है उसको निकालने के लिए इसका भी ट्रीटमेंट कर देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कि वहीं पे लिखा हुआ है स्मॉल ए करके, जो कि जब नॉर्मल वेस्टेज होता है और अगर आपको उसके बदले कुछ पैसा मिल रहा है, तो जैसे कोई बिजनेस है जिसमें कुछ मान लेते हैं वेस्ट है और उसको आप कम दाम में बेच पा रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, अगर 10,000 आपका टोटल कॉस्ट लगा है और कुछ नॉर्मल वेस्ट जैसे 50 यूनिट आप बेच पाए उसमें, 50, तो नीचे में क्या हो गया, यूनिट में 1000 माइनस 50 हो गया, और ऊपर में जितना आपको पैसा मिला उससे, मतलब 1000 रुपीज का आप 10,000 का लाए थे, तो 250 आप रियलाइज किए, उस 50 को जिससे माइनस किए उससे आपको रियलाइज हुआ 250, तो उसको आप लेस कर देते हैं, तो आपके पास कितना आ जाता है, 9750। अगर आपको कुछ नहीं मिलता है, मान लेते हैं आप 10,000 का चीनी ही ला रहे हैं, चलिए वैसे ही समझिए, 10,000 का चीनी ला रहे हैं, और मान लेते हैं उसमें, ठीक है, 50 यूनिट जो जितना भी आप चीनी लाए उसका क्या हुआ, खत्म हो गया, और वो नॉर्मल है, तो नीचे में क्या होगा, 1000 माइनस 50, तो 950, और इसमें कुछ मिला नहीं आपको, इसलिए ऊपर से कुछ लेस नहीं हुआ, जबकि नीचे से 1000 में कितना लेस हुआ, 50, तो कितना आ गया, 950। तो आप अगर इसमें ध्यान देंगे तो क्या हो रहा है कि नीचे का जो यूनिट है, मतलब केजी है, मान लेते केजी में है, तो वो क्या होगा, दाम बढ़ जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल दिए कि 100 केजी चीनी हम लोग ला रहे हैं, एक बोरा ला रहे हैं 100 केजी का। ठीक है, तो 100 केजी का मान लेते हैं 10 रुपया मान लेते पड़ा हमको। ठीक है, तो 100 केजी इंटू क्या करेंगे, 10 रुपया, कितना हो गया, 100 इंटू 10, 1000. 1000। ठीक है, वेरी गुड। और डिवाइड करते हैं, बताइए, अब मेरे पास क्या हुआ, 1 केजी चीनी तो खत्म हो गया, तो इसको डिवाइड किससे करेंगे, 99 से। 100 माइनस नॉर्मल है कितना, 1 केजी, तो माइनस कर दिए 1,
तो 100 into 10 divided by 99, बोलिए तो 10 रुपया से ज्यादा अब आएगा कि नहीं आएगा। आएगा? 10 पॉइंट कुछ हो जाएगा। तो क्या हो गया, आपका बढ़ गया ना दाम। तो क्यों? क्योंकि नॉर्मल लॉस को हम लोग हिस्सा मानते हैं कि उतना होगा हमारे बिजनेस में। ठीक है, तो नॉर्मल वेस्ट जो भी है उसको हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, अगर हम नहीं इसको नहीं मानेंगे तो हमको लॉस हो जाएगा ना। हम क्या करेंगे, 100 तो अब मेरे पास क्या हुआ कि अगर हम बोलेंगे कि नहीं 1 केजी तो अब हमको हटाना पड़ेगा 1 केजी का दाम ऊपर से, तो 1 केजी का दाम अगर आप हटा देंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका तो कम ही कॉस्ट आपको मिला, तो आप कॉस्ट ही अपना कवर नहीं कर पा रहे हैं फिर, है ना। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। मतलब नॉर्मल का जो भी अमाउंट है, अगर हमको उसके बदले कुछ नहीं मिल रहा है तो ऊपर से भी हम कुछ लेस नहीं करेंगे, मतलब अमाउंट से। और नीचे से तो लेस हो ही जाएगा क्योंकि हमारे पास कम ही वो यूनिट बचा, क्योंकि कुछ तो लॉस हो गया। ठीक है, तो नीचे से तो हर केस में क्या होगा, लेस होगा अगर नॉर्मल लॉस होता है तो। क्लियर है सबको? क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ये वाला हम लोग पहले भी देख चुके हैं, है ना। चलिए देखिए, अब इसका अकाउंट जो बनाया हुआ है, अकाउंट देखिए, है ना, दिख रहा है सबको, स्पेसिमेन ऑफ नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। यस ठीक है, क्या किया हुआ है इसका फॉर्मेट देखिए, पर्टिकुलर्स, यूनिट और अमाउंट, पर्टिकुलर्स, यूनिट और अमाउंट। ठीक है, तो इसमें क्या है, नॉर्मल वेस्टेज है तो टू प्रोसेस 1, टू प्रोसेस नंबर 2, 3 इस तरह से है। और कुछ अगर आपको मिल पा रहा है तो राइट साइड में हम लोग क्या लिखे, बाय कैश अकाउंट। ठीक है, इस तरह से हम लोग करेंगे, अगर कुछ मिल रहा है तो कैश मिल रहा है। अभी देखिए नीचे में उसका जर्नल एंट्री भी लिखा है, अगर कुछ वेस्ट होता है, ठीक है, जो आप क्या किए हैं, ठीक है, वेस्ट अगर हो रहा है तो उसका एंट्री क्या हो गया, नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट, क्योंकि खर्च है तो खर्च क्या होता है, डेबिट। ठीक है, तो टू प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस में तो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि वो क्या करेगा, कॉस्ट को घटाएगा, है ना। और अगर कुछ पैसा आपको मिल पा रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल वेस्टेज, नॉर्मल वेस्टेज को क्या करेंगे, हम लोग हटा रहे हैं बिजनेस से क्योंकि हमको उसके बदले कुछ रियलाइज हो गया। ठीक है, तो ये तो एंट्री हो गया। अभी जब देखेंगे हम लोग इसका सॉल्यूशन में तब ज्यादा आसान लगेगा, अभी थ्योरी में इसको देख रहे हैं ना, उसमें देखेंगे तो आपको तुरंत तुरंत पता चलेगा। ठीक है, और एबनॉर्मल वेस्टेज क्या होता है, जो कि हमारा एबनॉर्मल है, मतलब वो एक्सपेक्टेड है कि नहीं बिजनेस के लिए, बोलिए, एबनॉर्मल को एक्सपेक्ट करते हैं? नहीं कर। नहीं, मतलब आप 100 केजी एक बोरा अगर चीनी का खरीद के ला रहे हैं तो आप ऐसा थोड़ी सोचते हैं कि मेरा 50 केजी कोई कारण से खत्म हो जाएगा, ऐसा थोड़ी सोचते हैं हम लोग। तो इसको अगर, और इसका इफेक्ट हम लोग नहीं पड़ने देते हैं प्राइस पर। जैसे आपको एक एग्जांपल हम दे रहे थे एक बार क्लास में, है ना, कि क्या हुआ कि एक ट्रक पूरा बिस्किट जैसे मंगा रहे हैं, या इसी तरह कुछ एग्जांपल दिए थे, तो सिंपल में एक बार फिर से बोल देते हैं। ठीक है, आप पूरा एक ट्रक मंगा रहे हैं बिस्किट का, ठीक है, तो क्या हुआ कि आप ही उसको ट्रांसपोर्ट करके ला रहे थे, फिर कुछ हुआ जिसके कारण मान लेते हैं कि अ, अ, क्या हुआ कि एक्सीडेंट बोल सकते हैं, ठीक है, या आपका कुछ गलती हो गया, ठीक से दरवाजा लॉक नहीं किए थे, जिससे के कारण क्या हो गया, पैकेट सब नीचे गिर गया, और पीछे से गाड़ी भी आ रहा था, वो उसमें क्या हो रहा था, उसमें दब के खत्म हो गया। तो जितना भी बिस्किट आपका बचा है, मान लेते एक ही पैकेट बचा बिस्किट का, ठीक है, बाकी सब क्या हुआ, आपका डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब जैसे आप पूरा वो इतना कंटेनर ला रहे थे बिस्किट का, उसका दाम था मान लेते 1 लाख, है ना, और अभी आपके पास एक छोटा सा बस पैकेट बचा है, तो अब उस एक पैकेट का दाम तो 1 लाख नहीं कर देंगे ना आप, कि ये बोल के कि हम तो पूरा 1 लाख का ला रहे थे लेकिन बचा ही पैकेट। समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये तो एबनॉर्मल है ना। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। हम लोग ऐसा बोल सकते थे, नॉर्मल लॉस होता है, एक पूरा कंटेनर ला रहे थे तो कुछ पैकेट जैसे टूट गया या मिस हैंडलिंग के कारण, तो जो नॉर्मल है जैसे 2 ही 4 पैकेट या एक बस कार्टून बस वो खराब हुआ, लेकिन बाकी सब तो ठीक है, इस तरह का हम लोग बोल सकते हैं। तो लेकिन जहाँ पे बहुत ज्यादा ही हो जाए तो हम लोग उसके कारण उसका प्राइस नहीं बढ़ने देते हैं, तो एबनॉर्मल लॉस के कारण कभी हम लोग उसका
मतलब प्राइस पे इफेक्ट नहीं करने देते हैं कि उसके कारण बढ़ जाएगा, नहीं तो क्या होगा, हमारा मार्केट में रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी, सब जगह तो इतना मिल रहा है, आप ऐसे दे रहे हैं, ठीक है, तो कस्टमर भी कम हो जाएंगे। जबकि नॉर्मल लॉस का तो अभी हम लोग देखे ही कि नॉर्मल लॉस में क्या करते हैं, नीचे में यूनिट हम कम कर देते हैं तो दाम उतना ही रहता है, अगर कुछ नहीं मिला है हमको उसके बदले तो स्क्रैप के बदले, तो जिससे क्या होता है, दाम बढ़ता है, जबकि एबनॉर्मल लॉस के कारण दाम नहीं बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि वो एबनॉर्मल चीज है, उस प्राइस को इफेक्ट नहीं करना चाहिए उससे। तो एबनॉर्मल वेस्टेज का भी आप एंट्री देख लीजिए, उसका भी सेम ही है ना, टू प्रोसेस नंबर 1 टू प्रोसेस नंबर 2, और राइट साइड में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, बाय कैश अकाउंट, अगर कुछ बेच दिए हैं तो वो हो गया, और बाकी बैलेंस हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे, मतलब जो मेरा रियलाइज नहीं हुआ वो तो कहाँ चल जाएगा, वो तो मेरा लॉस हो गया, वो उस अकाउंट में चला गया। लेफ्ट साइड में मतलब जहाँ पे आपका कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज लिखा हुआ है, वहां देखिए आप कॉस्ट कैसे निकाले हैं एबनॉर्मल वेस्टेज का, टोटल जो मेरा क्या है, टोटल एक्सपेंस डेबिटेड, ठीक है, जितना भी हम डेबिट किए लेस नॉर्मल का, तो नॉर्मल का ही यूज करके अब नॉर्मल निकल रहा है, टोटल खर्चा जो है प्रोसेस अकाउंट में जो डेबिट हुआ है लेस कर देंगे नॉर्मल वेस्टेज, अगर कुछ नॉर्मल वेस्टेज है तो वो लेस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल वेस्टेज वाला यूनिट्स, तो उसको लेस कर दिया, मतलब सेम जैसे अभी हम लोग देख रहे थे नॉर्मल वाला, बस इनटू किससे कर देंगे, यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज, तो इनटू हो जाएगा एबनॉर्मल से, तो जिससे क्या आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज, ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला करके कि कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, इससे बस एक इलस्ट्रेशन हम लोग देख लेते हैं। 9 को होमवर्क लिखिए, 9 का आप खुद पढ़िएगा, वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक लिखा है और वेस्टेज, तो इस छोटा सा पैरा है उसको समझ के आप खुद ही सोचिए, तो 9 का वो देखिए, है ना, 9 में ज्यादा कुछ नहीं है, ओपनिंग और क्लोजिंग का बस कैसे अमाउंट लिया गया है वो बताया ही गया है, रूल उसके हिसाब से बस लिया गया है, लिख लिया 9 को होमवर्क। यस सर। 12th में आइए, 12th में चलिए, 12th में देखिए इसमें यूज आया है नॉर्मल, और अब आपको थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगा इसमें क्या बताया जा रहा है। देखिए 12th में प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट बनाना है, इंफॉर्मेशन दिया गया है, टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट है प्रोडक्शन का, वो ये है मटेरियल वेजेस, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यूनिट्स इशूड कितना है, और नॉर्मल वेस्टेज है इतना, और सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज है 10 पर यूनिट, और एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस बताया गया है। अब देखिए नॉर्मल वेस्टेज अभी हम लोग देखें कि क्या होता है, नॉर्मल वेस्ट को हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है, मतलब अपना यूनिट्स को कम करते हैं, और अगर कुछ बिका है तो उसका लेस भी करते हैं, तो देखिए लेफ्ट साइड में देखिए, अच्छा यहाँ पे भी डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा हुआ है अकाउंट में, आप लोग लिखिएगा लेकिन डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड, है ना, तो प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट में देखिए टू मटेरियल आ गया, टू वेजेस आ गया, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया, ठीक है, 1000 लिख दिए हम लोग, मटेरियल के कॉलम में लिखते हैं यूनिट्स, तो 1000 लिख दिए, लिखा हुआ यूनिट्स इशूड, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। यस सर। Yes, sir. राइट साइड में अब देखिए नॉर्मल वेस्टेज लिखा हुआ है कितना, 10% लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, 1000 का 10% कितना होता है, 100, क्लियर है यहाँ तक, बोलिए, यस सर। 1000 का Yes, sir. 100 हो गया। अब देखिए 1000 का तो 100 हो गया, और ऊपर में बताया गया है कि नॉर्मल वेस्टेज को अगर हम बेचते हैं तो 10 रुपया पर यूनिट मिलता है, तो 100 इंटू 10, 100 इंटू 10 हो गया कितना, 1000, अमाउंट के कॉलम में 1000, क्लियर है सबको। यस सर। अब देखिए, अब ध्यान से समझिएगा, हाँ, एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस, क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है 800 यूनिट, 800 असली में प्रोड्यूस हुआ, मतलब क्या, ये ऑलरेडी आपको बता दिए कि लास्ट में कितना प्रोड्यूस हुआ है, तो जो 800 है लास्ट वाला, है ना, तो वो तो दिया ही हुआ है आपका, क्लियर है, यस सर। आंसर में देखिए 800 जो लिखा हुआ है ना, बाय कॉस्ट ऑफ आउटपुट 800 यूनिट्स में, वहां पे लिख दीजिए गिवन, 800 के आगे लिख दीजिए ब्रैकेट में लिख दीजिए गिवन, ये तो दिया हुआ है, ठीक है, गिवन इन क्वेश्चन या गिवन ही बस लिखिए उतना से, क्लियर है, बोलिए क्लियर है।
यस सर। सर। अब देखिए हमारा, अब मिलाइए आप, लेफ्ट साइड में 1000 यूनिट है टोटल, राइट साइड में अभी हम लोग नॉर्मल वेस्टेज में देखे तो 100 मिला, और राइट साइड में ही 800 जो कितना आउटपुट हुआ इस प्रोसेस के लिए वो बता दिया 800। तो अभी भी मैच कहाँ कर रहा है, मतलब आप 1000 उसमें इनपुट डाले हैं, इसमें 1000 आप डाले, और आपका जो राइट साइड में है 800 ही टोटल यूनिट्स यहाँ आया, और नॉर्मल वेस्ट 100 है। तो मतलब क्या हुआ, 100 और वेस्ट हो गया आपका, तो क्योंकि और क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या मानेंगे, वो भी तो वेस्ट ही हुआ। क्लियर है, क्लियर है सबको? यस यस सर। और ये वेस्ट कौन सा होगा, नॉर्मल वेस्ट तो हम लोग पहले ही निकाल लिए, तो इस वेस्ट को क्या बोलेंगे, कौन सा वेस्ट होगा ये? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि नॉर्मल वेस्ट तो पहले ही निकाल दिए, तो एक और ही वेस्ट हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल वेस्ट। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो एबनॉर्मल वेस्ट हो गया 100। अब बताइए वहां 100 आ गया हमारा, और नीचे 800 भी आ चुका है। अब एबनॉर्मल वेस्ट का भी तो हम लोग फॉर्मूला देखे ना, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखिए, चलिए सॉल्यूशन में ही देख के समझ सकते हैं, सॉल्यूशन में ही देखिए, यूनिट जो जितना भी रहता है उससे हम लोग क्या लेस करते हैं, नॉर्मल, नॉर्मल वाला यूनिट जो नॉर्मल लॉस हो रहा है उसको माइनस करेंगे तो कितना, 100 है, तो 900 आ गया। और अमाउंट हमारा टोटल कितना आया हुआ लेफ्ट साइड में, 10,000, 12,000 और 5,000, 27,000, और जिसमें नॉर्मल में हमको 1,000 मिल गया। तो हम लोग का फॉर्मूला अभी था ना, देखिए तो फॉर्मूला पलटिए पीछे फिर से, फॉर्मूला देखिए एक बार फिर से, तब क्लियर होगा और अच्छे से। देखिए कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज का फॉर्मूला देखिए क्या है, यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज, तो ये तो हम लोग निकाल लिए 100 आया, इनटू करेंगे किससे, टोटल खर्च जो डेबिट है, तो हम लोग किए वो प्लस प्लस किए 10, 12 और 5, माइनस करना है नॉर्मल वेस्टेज से जो पैसा आया, तो माइनस किए हम 1000 पैसा आया, डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट्स जो हम डाले इस प्रोसेस में, कितना डाले 1000, माइनस करना है, क्या करना है माइनस, यूनिट्स ऑफ नॉर्मल वेस्टेज, वो कितना है, एक कितना है 100, 100 था ना। वापस आ जाइए क्वेश्चन में, उसका सॉल्यूशन में चल जाइए, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे। क्लियर है सबको? देखिए 1000 माइनस 100 कितना हो गया, 900, ये तो यूनिट नीचे वाला आ गया, और 27,000 खर्चा माइनस जितना आप नॉर्मल से रियलाइज कर लिए, तो 26,000 खर्चा आपका टोटल रहा, तो 26,000 डिवाइडेड बाय 900। क्लियर है सबको? बोलिए। यस सर। लिखिए लिखिए तो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। वैल्यू ऑफ 100 यूनिट्स इक्वल टू 26,000। 26,000 क्या है, ऊपर में लिखिए नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट, सिंपल फॉर्मूला बन गया। अब उतना लंबा फॉर्मूला से नहीं जाएंगे हम लोग, सिंपल कर दिए, नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाई 900 क्या है, लिखिए वहां से एरो निकाल के, 900 क्या है, नॉर्मल यूनिट्स, नॉर्मल यूनिट्स, और इंटू 100, इंटू 100, 100 क्या है, वहां से एरो निकालिए, लिखिए एबनॉर्मल वेस्टेज, ये एबनॉर्मल वेस्टेज है, बस हो गया। तो वहां पे जो लंबा फॉर्मूला है उसी को शॉर्ट वर्जन में कर लिए हम लोग। क्लियर है फॉर्मूला, नॉर्मल कॉस्ट क्या होता है, जितना कॉस्ट है माइनस कर दीजिए उससे जो भी नॉर्मल आपको लॉस हुआ है उसका पैसा जो रियलाइज हो गया आपको, और डिवाइड कर देना है किससे, जितना भी यूनिट्स है माइनस कर दीजिए जो भी नॉर्मल लॉस वाला यूनिट्स है, क्योंकि वो तो नॉर्मल लॉस है इसलिए नॉर्मल यूनिट्स पे लिखे। क्लियर हो गया? क्लियर है? यस सर। चलिए अब देखिए सॉल्यूशन में आइए, तो नॉर्मल वेस्ट, अब नॉर्मल वेस्टेज हम लोग का 100 आ ही गया था, और 2889 जो अभी हम लोग निकाले अमाउंट आ गया। क्लियर है? अब 2889 के आगे ब्रैकेट में लिख दीजिए, तो कैसे लाए ये वर्किंग नोट्स, WN लिख लीजिए, लिख लिए, यस सर। यस सर। और फिर क्या यस करते हैं, हाँ वेरी गुड, फिर हमारा अब एक ही फिगर जो बचेगा 23,111, वो कैसे आया, वो हमारा आया बैलेंसिंग फिगर, जैसे बाकी सब में हम लोग निकाल रहे थे बैलेंसिंग फिगर, वहां पे लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर, लिख दिए। यस सर। एबनॉर्मल वेस्टेज में भी लिख लीजिए, तो 100 जो आया है एबनॉर्मल वेस्टेज वाला 100, वो भी कैसे आया, वो भी बैलेंसिंग फिगर आया है, क्योंकि 1000 माइनस 100 माइनस 800 किए हम लोग तब आया, वहां भी लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, और वर्किंग नोट्स में भी इसको दिखा देना चाहिए इस 100 को, जैसे बुक में दिखाया हुआ है। क्लियर है?
Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ, कॉपी में ही एक नोट लिख लीजिए ताकि आपको फिर एक और आसानी हो जाए। लिखिए तो एक नोट छोटा-सा लिखिए, फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज, फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज एंड 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 एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस, एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। देखिए ना पीछे में जहां एबनॉर्मल कॉस्ट का थ्योरी दिया हुआ था वहीं पे एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस का भी थ्योरी दिया हुआ है। एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस आर सेम, आर सेम। लिख लिए? Yes, sir. Yes, sir. ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं। बस क्या करेंगे हम लोग, जहां यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज लिखते थे उसके जगह क्या लिखेंगे, यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. हाँ, तो ये कहाँ पे ऐसा होता है, इसका मीनिंग क्या होता है एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस का? देखिए, एबनॉर्मल वेस्टेज या लॉस का मतलब क्या होता है कि जितना आपका लॉस होता है उससे ज्यादा हो गया, उसीलिए एबनॉर्मल बोल दिए। क्लियर है यहाँ तक सबको? नॉर्मल से ज्यादा लॉस हो गया तो क्या बोलते हैं उसको? एबनॉर्मल, जितना एक्स्ट्रा लॉस हो गया। उसी तरह आपका लॉस होना था 100 लेकिन लॉस हुआ 90 ही, तो नॉर्मल से भी कम लॉस हुआ आपका, तो उसको क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। समझ में आ गया? ये मतलब क्या, फायदा वाला चीज है। एबनॉर्मल वेस्टेज क्या है? नुकसान वाला चीज है, और ये कौन सा चीज है? ये फायदा वाला चीज है। क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, एक और नोट लिख दीजिए ताकि आपको फिर जब आप भी बनाए तो फायदा हो। लिखिए, नॉर्मल वेस्टेज से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है। ठीक Sir, है, और एक बार बोलिए। नॉर्मल वेस्टेज से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? इंक्रीजेस लिख लीजिए, नॉर्मल वेस्टेज इंक्रीजेस, बढ़ा देता है क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब पर यूनिट के हिसाब से बोल रहे हैं। जैसे बताए थे ना, 10 रुपया का हम ला रहे थे पर केजी, लेकिन क्योंकि 1 केजी अब हट गया तो अब तो डिवाइड करेंगे 99 से, तो 10 पॉइंट अब कुछ आएगा मेरा, उसके लिहाज से बस। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर वहीं से एरो निकाल लीजिए। लिखिए, अगर बेचते हैं हम तो पूरा नहीं आता है ना, नॉर्मल वेस्टेज वाला कम ही पैसा मिलता है हम लोग को। इफ बेचते भी हैं तो पूरा नहीं आता है। ठीक है, पूरा पैसा नहीं आता है, क्योंकि स्क्रैप जैसा वो तो बिकने लगता है ना कम पैसा में, नॉर्मल लॉस है तो, अगर उस कंडीशन में है। लेकिन लिखिए नीचे में फिर, जबकि एबनॉर्मल वेस्टेज, जबकि एबनॉर्मल वेस्टेज में क्या होता है, अभी हम लोग कहाँ चल जाता है वो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फॉर्मेट में भी आप अभी हम लोग देख रहे थे कि एबनॉर्मल वेस्टेज हुआ तो कहाँ चल जाता है वो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जितना में बिका वो तो कैश मिल गया, और जो नहीं बिका वो कहाँ चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसलिए इसका एंट्रीज भी जैसे नॉर्मल लॉस में था, अब इसमें क्या होगा, एबनॉर्मल वेस्टेज टू प्रोसेस, और जो पैसा मिल गया कैश अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल वेस्टेज, और जिसका पैसा नहीं मिला सब कहाँ चल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल वेस्टेज। है ना, ये बुक में है, बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें सिंपल में क्या है कि एबनॉर्मल वेस्टेज का जो भी चीज है वो जो मतलब लॉस हुआ हमको, जिससे कुछ पैसा नहीं हमको रियलाइज हुआ, वो कहाँ चल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो होमवर्क में अभी हम लोग कौन सा कर रहे थे, 12th लिख लीजिए। तो देखिए, तो इसमें जो थोड़ा सा सोचने वाला पार्ट है वो अभी आपका आ गया। एक 12 कर लीजिए, 12, 13, 14 एक ही जैसा है, उसको आप देख लीजिएगा।
और एक हम आपको अच्छा 14 में ना अकाउंट भी है ना, एबनॉर्मल वेस्टेज का अकाउंट है, तो 14 को भी आप डबल टिक मार सकते हैं कि उसमें अकाउंट भी है, अकाउंट आप देखिएगा, एक समझ जाइएगा आप तो, ठीक है, लेकिन फिर भी ट्राई करिए खुद से, टाइम लगेगा, आप फर्स्ट टाइम बनाएंगे ना टाइम लगेगा, और दीजिएगा टाइम तभी ब्रेन डेवलप भी करता है, इसलिए जरूर टाइम दीजिए। और 15 भी करिए, 15 को भी वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए, तो 15 को, 12 को, 14 को और 15 को, तीनों को वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए, 15 तक करिए। चलिए, थोड़ा सा सोचने वाला है, ठीक है, बस उसमें क्या था, एबनॉर्मल वेस्टेज था, इसमें एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस है, यही अंतर है, लेकिन फॉर्मूला तो लगभग वही है। क्लियर हो गया सबको अब? यस सर। Yes, sir. चलिए हम बस सिंपल में थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं और फिर हम लोग रुकेंगे, है ना। देखिए अब सिंपल में समझिए, अभी नहीं तो क्योंकि थोड़ा अगर लग रहा होगा, प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक अलग अलग प्रोसेस से मतलब एक प्रोडक्ट पास होता है, ठीक है, तब जाके वो फिनिश गुड्स का रूप लेता है एक, ठीक है, तो अलग अलग कोई चीज को बनाने में जो अलग अलग प्रोसेस लग रहा है, इसलिए इसका नाम कंटिन्यूअस कॉस्टिंग भी है और एवरेज कॉस्टिंग भी। जैसा हम लोग देखे कि उस प्रोसेस में कितना कॉस्ट आया डिवाइडेड बाय कितना यूनिट्स बना उस प्रोसेस में, है ना, जो अभी हम लोग देख रहे थे, लास्ट में डिवाइड कर दे रहे थे तो एक यूनिट का पर यूनिट का दाम आ रहा था। और इसमें मेन फिर हम लोग क्या देखे कि नॉर्मल लॉस होता है और एबनॉर्मल लॉस होता है, ठीक है। उससे पहले हम लोग देख रहे थे कि अगर लॉस होता है कोई वेट में तो वो क्या हो, लॉस है तो क्रेडिट साइड में उस वेट को हटा देते हैं यूनिट से, ठीक है, वो हटा दिए या कहीं और ट्रांसफर किए, जैसे वेयर हाउस में ट्रांसफर किए तो वेयर हाउस में ट्रांसफर कर दिए, कुछ बेच दिए स्क्रैप किए तो वो भी हटा दिए कॉस्ट से, वो भी कहाँ, क्रेडिट साइड में डाल के हटा दिए। फिर हम लोग देखे नॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल वेस्टेज। तो नॉर्मल वेस्टेज में क्या होता है, नॉर्मल वेस्टेज में हमारा जो दाम है चीजों का, ठीक है, वो क्या है, दाम तो बढ़ा ही रहेगा, अगर कुछ नहीं मिला है तो, अगर कुछ मिल गया है, नॉर्मल वेस्ट जो हुआ मेरा, उस मान लेते हैं चीनी कुछ है ही मेरे पास, गिर गया था सड़क पे, तो उसको अब हम बेचे, तो पहले तो लाए 10 रुपए केजी में मान लेते हैं, तो आप उसको बेचेंगे 10 थोड़ी मिलेगा, तो अब ऐसा हो गया, तो उसको मान लेते 2 रुपया में हम बेच दिए, एक जो खराब हो गया था, तो 2 रुपया तो कम से कम आया ना, तो ऊपर का कॉस्ट भी तो घटेगा घटेगा ना, इसीलिए माइनस करते हैं। क्लियर हो गया सबको? क्लियर है, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. और नीचे में क्यों माइनस करते हैं, यूनिट से भी Yes, माइनस sir. होता है, हाँ वेरी गुड, और यूनिट से भी माइनस होता है, क्यों, क्योंकि उतना तो अब आपका क्या हो गया, हट ही गया ना, उतना यूनिट तो अब आपका वो नॉर्मल लॉस ही हो चुका है, तो इसलिए नीचे से भी माइनस कर देते हैं जी, और ठीक है, उसको हटा देते हैं। तो मतलब ऊपर से हटेगा कब, जब कुछ मिला है, और नीचे से कब हटेगा, वो तो आपका लॉस ही हो गया, तो उसको तो हटाना ही पड़ेगा। और एबनॉर्मल में क्या होता है, जितना आप सोचे थे उससे ज्यादा ही अगर लॉस हो गया तो उसको बोलते हैं एबनॉर्मल वेस्टेज, ठीक है। तो एबनॉर्मल वेस्टेज का निकालने का फॉर्मूला हम लोग देख ही लिए, तो कितना आया, नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल यूनिट्स इनटू कितना एबनॉर्मल यूनिट्स है, बस, तो उसका कॉस्ट निकल के आ जाता है। और सेम फॉर्मूला, अगर मेरे को फायदा हो गया, जितना लॉस होना चाहिए था नॉर्मल लॉस, उससे अगर कम लॉस हुआ हमको, तो मतलब क्या हुआ, इस बार आप एबनॉर्मल फायदा, एबनॉर्मल इफेक्ट एक कॉपी में लिख लीजिए, तो टॉप मार्जिन में ही, एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस इक्वल टू एबनॉर्मल गेन, दोनों सेम चीज है, तो उसमें लॉस बोलते थे, इसमें गेन बोल सकते हैं हम लोग। एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस, EFFECTIVENESS, इफेक्टिवनेस इक्वल टू एबनॉर्मल गेन, लिख लिए। लिख लिए सब? Yes, sir. Yes. Yes. ठीक है, और फॉर्मूला तो सेम ही है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस किए, है ना, होमवर्क उसको करना है आपको, जिसमें लास्ट में मेनली कौन कौन सा बोल दिए आपको, 12 और 14 और 15। 14 में मेनली अकाउंट है, देख सकते हैं, तो 12 14 15 मेन सबसे, 12 और 15 को आप स्पेशली करिए, और 14 को भी, 14 में बस अकाउंट है बस, बाकी तो बनता वैसे ही है, ठीक है, ठीक है। और 16 भी उसी तरह का है, 16 को बस होमवर्क में लिख लीजिए बस, फिर अब नेक्स्ट जो चीज है वो आगे के क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। सबको समझ में आ गया कौन कौन सा करना है? Yes, sir. जो क्लास में डिस्कस Yes, sir. किए हैं उसको तो करना ही है, और सबको बनाइएगा नहीं उतना अभी आपको, क्योंकि और सब्जेक्ट सब भी है ना, तो आप जैसे इलस्ट्रेशन 1 जो हम लोग किए उसको बना लेना है, ठीक है। 2 3 4 जो बस मार्क वाला चीज है उसको बस पढ़ लीजिएगा। फिर जैसे हम लोग किए 5, है ना, तो 5
5 को देख लीजिएगा, और अगर टाइम रहे तो बना लीजिएगा, तो पढ़ के भी समझ सकते हैं, है ना। तो क्योंकि टाइम का भी उतना हमारे पास नहीं है, तो आप अपना भी टाइम बचा के कि कैसे हम कहाँ पे करें, कुछ थोड़ा सा ये कर लेते हैं, समझ लेते हैं बाकी। तो 2-4 क्वेश्चन बनाइए और बाकी को रीड भी करिए, ताकि आपके पास टाइम भी रहे, और एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो जितना बनाएंगे उतना फायदा है, ठीक है। और फिर नॉर्मल एबनॉर्मल वाला जो बोले है ना 12, 13, 14 वाला, उसको आप देख लीजिए, और 16 तक होमवर्क ही बोल दिए, है ना। ठीक है, तो मेनली जो अलग अलग केस था अभी तक के लिए वो हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, है ना। नॉर्मल और एबनॉर्मल वाला इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसीलिए 12 से जो बोले 14, 15 ये इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, फिर थैंक यू सबको। थैंक यू सर। गुड ठीक नाइट। है, कल क्लास नहीं रहेगा, हाँ कल छुट्टी है ना, इसीलिए, ठीक है। यस सर। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट सर, बाय। हाँ Nice, sir. हाँ।